नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविताएं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक 12वीं कक्षा की अंतरा भाग 2 में संकलित हैं। इन कविताओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं यह बातचीत। प्यारे विद्यार्थियों, जायसी पर बातचीत करने से पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हैं और हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और आलोचक हैं। मैं डॉक्टर तिवारी का स्वागत करता हूं। नमस्कार तिवारी जी। मित्रों, बातचीत करने से पहले क्या ही अच्छा हो कि हम कवि जायसी का संक्षिप्त परिचय ले लें। हाँ, डॉक्टर ये साहब, बात तो अच्छी है, इसलिए कि मध्यकाल के सभी कवि जी विशेष स्वभाव के होते थे और उनकी कविता का उनके साहित्य से और उनके जीवन से बड़ा विशेष संबंध होता था। जी और जायसी तो इसके प्रतिमान है। हाँ। एक विशेष उदाहरण है। उनका नाम ही जायसी जायस क्षेत्र के आधार पर पड़ा है। अच्छा। जो अवध में सुल्तानपुर जिले का एक क्षेत्र है, तहसील है। अच्छा। और आज भी जायस का मेला हर वर्ष लगता है उनकी मजार पर। क्या वही बात। जायस में उनकी जी, मजार भी है। बहुत अच्छा। और उसमें लाखों लोग कई कई 100 मील से आते हैं। इसलिए इनके परिचय का तो विशेष महत्व है। जी जी जी। दिलचस्प बात यह है जी। कि ये फकीर थे, सूफी कवि। जी, सूफी फकीर जी, थे। जी, जी, और मध्यकाल के अधिकतर कवि जी। संत फकीर इस रूप में, और संत और फकीर घूमते बहुत थे। तो एक ही साथ वो अपने स्थान से बड़ी गहराई से जुड़े रहते थे, साथ ही वो अपने स्थान के बाहर दूर दूर तक घूमते बहुत थे। तो इस घूमने से उनके अनुभव का तो विस्तार होता ही था, लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज आती थी कि समाज के सभी वर्गों के बीच में उनकी पैठ बनती थी। और सूफी जायसी के लिए तो और विशेष था कि हिंदू मुसलमान सब तरह के लोगों को वो समान भाव से देखते थे और उनको भी सब लोग समान भाव से स्वीकार करते थे। और इसका नतीजा है कि जिसको कहा जाता है हिंदुओं और मुसलमानों की एक मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति, उसके उदाहरण हैं जायसी। अप्रतिम उदाहरण है। अप्रतिम उदाहरण है उनके जैसा। बहुत उस युग में तो शायद दूसरा कोई नहीं था। क्योंकि कबीर ने तो दोनों के पाखंड पर अलग करने वाले पक्षों पर बड़ी तीखी आलोचनात्मक टिप्पणियां की थी। इन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के मिले जुले जीवन का चित्रण करके और उनके बीच प्रेम को आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करके, इसीलिए शायद प्रेम मार्गी कहे जाते हैं। हालांकि इस प्रेम मार्ग का एक और आयाम है जिस पर हम लोग अभी बात करते हैं आगे। तो
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जायस के थे, जैसे मैंने कहा, जी। और अपनी जगह से वहां के लोगों से अटूट रूप में जुड़े थे। तो जो लोक भाषा है वहां की, वो उनकी कविता में आई है। जायसी की कविता की भाषा है अवधी, जी। और वो अवधि बिल्कुल ठेठ उस स्थान की, उस समय की अवधि है। तो बोलचाल की अवधि है, लोक जीवन से जुड़ी लोक हुई। जीवन की लोक भाषा अवधि, जी, उसके कवि हैं। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि उस लोक भाषा में जो उन्होंने काव्य लिखा, जैसे पद्मावत, जी। जिसके अंश पाठ्यक्रम में हैं, जी, जी, जी। तो पद्मावत की कथा भी कहीं पुराणों में नहीं है, कहीं ग्रंथों में नहीं है। अच्छा। वो पद्मावत की कथा वहां लोक जीवन में लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। अच्छा। तो उस लोक कथा से उन्होंने वो प्रसंग लिया और उसको उन्होंने एक आख्यान का रूप दिया। और ये जो आख्यान है, जी। ये दो परंपराओं से उन्हें मिलता है। अच्छा। एक, जैसे सूफी थे, जी। तो फारसी में जो सूफी आख्यान परंपरा थी, जिस कारण प्रेम आख्यान जो आप कह रहे जी, थे, जी, जी। प्रेम आख्यान, तो सूफी आख्यान परंपरा प्रेम आख्यानों की परंपरा है। एक वहां से उन्हें ये चीज मिली, और दूसरी अवध की अपनी एक आख्यान परंपरा है, जिस आख्यान परंपरा में जायसी भी आते हैं और उनके लगभग 100 साल बाद तुलसीदास भी आते इसे हैं। ही मसनवी शैली की परंपरा भी हाँ, वो कहते हैं। मसनवी शैली इसलिए कि उसमें सूफी विचार के, सूफी भाव के जो प्रसंग हैं वो रखे जाते हैं। जी, जी। और मसनवी होने के लिए जरूरी है जी। कि उसमें कुछ प्रतीकात्मक घटनाओं के आधार पे हम्म, कथा का विभाजन किया जाता है। अच्छा। रामचरितमानस में उसके आधार पर विभाजन नहीं है। जी। उसमें कांड हैं, तो कांड जीवन के एक बड़े प्रसंग के आधार पर बनाए गए, जैसे बाल कांड, जी, जी, जी। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। यहाँ उस तरह नहीं है। जैसे जब 4 छंद लगे हुए हैं, जी, जी। ये एक विशेष प्रसंग से हैं। उस पूरे प्रसंग का नाम ही है नागमती वियोग खंड। जी, जी। तो नागमती का वियोग एक लंबे जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। इसी तरह के बहुत सारे प्रसंग सारे जी। मैंने उसमें 50 प्रसंग है, वो इसी तरह के प्रसंग जी, हैं। जी, उस वियोग खंड में एक हिस्सा है 12 मासा का। अच्छा। तो ये इस तरह से वहां पर कथानक का विभाजन करते हैं। ये मसनवी शैली है। हाँ, हाँ। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात और देखने की है जी। कि इसको प्रेम आख्यान कहते हैं। हाँ। तो ये प्रेम की कथाएं तो पहले भी लिखी गई, बाद में भी लिखी गई, लेकिन ये प्रेम आख्यान इसलिए है क्योंकि उस प्रेम आख्यान तो सूफी वाला विधान है काव्य का। तो यहां रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम जो चित्रित किया जा रहा है, उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम का संकेत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। जिसके लिए खुद उन्होंने कहा है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। तो मानुष प्रेम बैकुंठी बनता है, अलौकिक ये बनता सबसे है। अलौकिक बनता, बैकुंठ अलौकिक। जी, जी। मजेदार बात यह है कि उसको जन्नत नहीं कहते, हाँ, बैकुंठ कहते हैं। क्या बात है। तो कतई सांप्रदायिक नहीं है इन लोगों का दृष्टिकोण। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कहा गया कि लौकिक प्रेम, जी। तो बैकुंठी प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, लेकिन वो लौकिक प्रेम उनके अपने समाज से जुड़ा हुआ है। इसका भी उसी काव्य में प्रमाण है कि माँ तु के रकत पिता के बिंदु अपुए हुओ तुरुक और हिंदू। बहुत तो समाज में माता के रक्त पिता के बिंदु से हिंदू मुसलमान दोनों पैदा होते हैं, दोनों अपने हैं। क्या बात उसी है। तरह भक्त और भगवान भी क्या बात है। आपने एक जो है। परिचय दिया है, इसने सूफी काव्य को, खास तौर से जायसी की कविता को समझने के लिए एक विस्तृत पृष्ठभूमि प्रदान कर दी है। ये निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम जायसी के 12 मासा पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 मासा के 4 छंद हमारे इस पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और इसमें हम देखते हैं कि 4 छंदों में 4 माह का वर्णन है, 4 महीनों का वर्णन है। इसकी क्या खास खास विशेषताएं हैं जो इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं? सही बात है, इसलिए कि अगहन जब ठंड की शुरुआत होती है, जी। पूस, माघ और फिर फागुन जब ठंड समाप्त होता है। जैसे आज कार्तिक है, अगले महीने अगहन अगहन है। जी, जी। और अगहन में जिसको गुलाबी ठंड कहते हैं, जी, वो जी, गाढ़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और फिर पूस और माघ जो सबसे अधिक जाड़े के, और फागुन में जाड़ा क्रमशः कम होता कम है। हो जाता है। उसी में होली आती है ठीक। और बसंत आता है। जी, जी, तो जी। ये जो 4 माह हैं ठंड के, इन 4 महीनों का वर्णन यहाँ अच्छा, किया गया है। अच्छा। अब अगर देखा जाए जी। तो यहाँ ठंड के 4 महीनों का जी। वर्णन एक विशेष प्रकार के
कंट्रास्ट के रूप में, यानी विरोधाभास के रूप में चित्रित किया गया है। किस तरह का विरोधाभास कि नागमती वियोग खंड है जी। तो नागमती के विरह का वर्णन है। तो विरह में नायिका जलती है और बाहर पूरा वातावरण ठंड से ठिठुरता है। अच्छा। तो बाहर ठंड की ठिठुरन और भीतर विरह की आग, इनके बीच एक टकराहट, एक द्वंद्व दिखाई देता है। इस ढांचे में इन चारों छंदों का निर्माण हुआ है। अच्छा। लेकिन इनकी विशेषता पर थोड़ी थोड़ी बात करने की जरूरत है जी। जैसे शुरुआत ही होती है, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। जी। अब आप देखें कि यहाँ कोई बिंब नहीं बनाया गया है, बल्कि अगहन के दिन हैं और दिवस घटा निसी बाढ़ी, दिन घट रहा है, रात बढ़ रही है, और दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी, दुख बढ़ता जा रहा है। तो रात लंबी हो रही है, उसके साथ विरह में तो दुख रात को और लंबा कर देता है। तो उस तरह से आप देखें कि, लेकिन यहाँ मुख्य जिस चीज पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि नरेशन है, वृत्तांत है, बिंब नहीं है। अच्छा। वृत्तांत है। तो वृत्तांत उस युग के कवित्व की एक बड़ी पहचान है, जो कह सकते हैं कि किसी महाकवि के लिए जरूरी है कि उसको वृत्तांत की समझ हो और वृत्तांत का नरेशन उसके पास हो। उसके बिना कोई महाकवि नहीं बन सकता है। इस पूरी कविता में, मतलब पहले छंद में एक हिस्सा है जहां उस कविता का मर्म है। सियरी अगिनी बिरहीन ही जारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा, यह दुख दगथ न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु, पियसो कहु संदेशड़ा अय भंवरा अय काग, सोधनी बिरह जरिमुई तहिक धुआं हम लाग। क्या बात है। तो सियरी ठंडक, सियरी अगिनी बिरहीन ही जारा, बाहर ठंड है, लेकिन वो ठंड जो है विरहिनी के लिए आग बनकर उसके हृदय को जला रही है। क्या बात है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, विरह की वेदना, पति के अभाव की वेदना और अधिक जलाती है। इतनी जलाती है कि सुलग सुलग दग्धय भा छारा, वो हृदय जो है वो सुलग सुलग के राख बनता जा रहा है, सुलग सुलग के जल के दग्ध होकर राख बनता जा रहा है प्रिय के वियोग में। प्रिय के वियोग में यह दुख दगध न जाने कंतु, कंतु माने पति। इस विरह के दुख को, जलन को वो प्रेमी कंतु नहीं जानता है। जोबन जरम करे भस्मंतु, यौवन और जन्म दोनों भस्म हो रहे हैं। ये देखने की चीज है कि यौवन और जन्म एक साथ दोनों भस्म हो रहे हैं। स्त्री की पीड़ा, इस पीड़ा को, और प्रेम स्त्री की आकांक्षा है और उसका न मिलना उसके लिए कितना बड़ा संकट है, कितना बड़ा कष्ट है। तो इतने निष्कुंठ भाव से प्रेम के अभाव को स्वीकार किया गया है। ये असाधारण चीज है। ये बहुत से नए कवियों में इतनी हिम्मत नहीं है करने की। पियसो कहु संदेशड़ा है भंवरा है काग। तो रानी नागमती भंवरे और काग से कह रही हैं कि तुम जाकर ये मेरे प्रिय से संदेश कह देना कि जो रानी जल रही थी, धनी स्त्री जो विरह में जल जल के मरी है, उसका धुआं लगने से हम काले पड़ गए। भंवरा काला है, कौवा काला है। तो भंवरा और कौवा नायिका के जलने से जो धुआं उठा है, उस धुएं के लगने की वजह से काले हो गए। क्या बात है, क्या बात है। ये पहले छंद में। दूसरे छंद की क्या खास विशेषता है? पूस। जी। अब पूस का वर्णन है। जी। इसमें ठंड और बढ़ गई है और सारा संसार थर थर कांप रहा है। इसका वर्णन किया गया है। यहाँ जो सबसे मार्मिक पंक्ति है जिसमें विशेष अर्थ है, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पखी, बिरह सचान भवें तन चाड़ा, जियत खाय मुए नहीं छाड़ा, रकत ढरा आंसू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस होय ररिमुई, आहु समेटो पंख। क्या बात है। संक्षेप में इसका अर्थ भी कर देंगे। संक्षेप तो में अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है। पहली बात तो यहाँ ये उल्लेख करने की है कि देखिए, रैनी अकेली साथ नहीं सखी। पति तो चला गया है, लेकिन उसके साथ कोई सखी भी नहीं है। और अकेले उसको जाड़े की ये रात बितानी है।
कैसे जियो बिछोही पखी, जैसे पक्षी का साथी बिछड़ जाता है तो वो पक्षी तड़पता है, जी नहीं पाता है। तो रानी की दशा उस अपने साथी पक्षी के बिछड़ने के बाद अकेले बचे हुए पक्षी वाली हो रही है। और इस तरह रानी का दुख और एक बिछड़े हुए पक्षी का दुख, यहाँ सारे मतलब प्राणियों के बीच जो समानता का भाव है, संबंध है, उसका संकेत किया जा रहा है। विरह सचान भवें तन चाड़ा, ये जो सचान यानी बाज, अच्छा, जो भयानक गिद्ध बाज वो भवें तान कर प्रचंड होकर मेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। वाह। तो यहाँ विरह को मूर्तिमान कर दिया गया है। विरह इतना भयावह है जैसे बाज झपट रहा हो, और विरह ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया है, वो भी प्रचंड होकर बाज मेरे ऊपर मानो झपट रहा है, विरह का बाज। और वो ऐसा है जियत खाए मुए नहीं छाड़ा, वो मुझे जिंदा खा जाना चाहता है विरह का बाज, मुझे मरने तक नहीं बचने, मैंने मरने तक का इंतजार नहीं करना चाहता है, जीते जी मुझे खा लेना चाहता है। रकत ढरा आंसू गरा, हाड़ भये सब संख, रक्त जो है आंसू बनके सारा बह गया, और जो शरीर की हड्डियां हैं वो सूख कर शंख जैसी रह गई, एकदम मतलब खंखाड़ रह गई हैं। और धनी सारस हुई ररी मुई, ररी माने रटना। तो जो सारस बनकर, जैसे सारस किसी चीज को रटता है ना, सारस पक्षी, तो धनिया जो है, स्त्री जो है, वो सारस की तरह रट रट के अपने प्रिय को मर गई। और अब आओ हे प्रिय, ये जो पंख है उसका, पक्षी जलता है तो पक्षी तो मर गया, हड्डी हड्डी थी, पंख बच गया, उस पंख को समेटो आके। क्या बात। और इस तरह उलाहना है यहाँ पर प्रिय को उलाहना, प्रिय के लिए अपने दुख के संदर्भ में। अब ये तीसरे पद में डॉक्टर साहब, तीसरे पद में हम देख रहे हैं कि एक नए माह का वर्णन है, माघ का। तो इसमें क्या खास विशेषता है? इसमें दो विशेषताएं हैं जी। पहला तो आप देखेंगे कि यहाँ माघ में ठंड और बढ़ गई है जी, तो यहाँ श्रृंगार को अधिक तीव्रता से अनुभव किया, यानी मिलन की इच्छा और तीव्र हो गई है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। लेकिन मिलन की इच्छा जितनी तीव्र होती है, विरह की वेदना उतनी और तीव्र हो जाती है। और इन दोनों को ठंड के दृश्य में किया गया है। तो इस तरह से मिलन की इच्छा, विरह की जलन और ठंड का वातावरण, इनके बीच एक तरह का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। इस छंद का जो अगर मूल सार तत्व देखा जाए तो इन दो पंक्तियों में है जी, क्योंकि माघ के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार की गई है। एक बड़े सजग कवि की विशेषता है। एहि मास उपजय रसमूलू, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, नयन चुवह जस माहुट नीरू, तहिजल अंग लाग सर चीरू। तो ये जो रसमूलू है, मूल रस, तो मूल रस तो श्रृंगार रस है। तो इसी माह में श्रृंगार रस जन्म लेता है, इसके पहले वो बात नहीं आई है। तो श्रृंगार रस इसी माह में जन्म लेता है। और तुम भंवरे की तरह मेरे यौवन रूपी फूल पर मंडराते हो। तो इस तरह से आप देखें कि वो मूल रस इसी माह में उत्पन्न होता है जो बसंत में वनस्पतियों पर फूल बनकर छा जाता है। अब ये जो जैसे वनस्पतियां हैं उन पर फूल है, तो नायिका वो वनस्पति की तरह है, उसका यौवन फूल की तरह है। अच्छा। तो श्रृंगार रस का उस फूल से, बसंत से रिश्ता दिखाने है। तो उस युवा नायिका का यौवन है, उस यौवन जैसे फूल पर भंवरा मंडराता है, ऐसे मेरे यौवन पर तुम मंडरा सको। वो रस, श्रृंगार रस, अच्छा, इसी माह में पैदा होता है। लेकिन होना ये चाहिए, है कुछ और। क्या? नयन चुवह जस माहुट नीरू। माहुट माने माघ। अच्छा। तो माघ में जैसे, माघ में वर्षा भी होती है, तो माघ में जैसे बादल बरसते हैं नीरू, वैसे ही मेरे आंख बरस रही है। तो आंखें माघ की वर्षा हैं। अब जब आंखें बरस रही हैं वर्षा की तरह, तो उस जल से पूरा शरीर और ज्यादा दुखी हो रहा है कि वो जल अंग पर लग रहा है, तो मानो वाण से घाव हो रहा है। सर, वाण और चीरू, चीरा, घाव पैदा हो रहे हैं। तो
उस नाग के जल से सब भीग गया है और शरीर भीग गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उससे घाव हो रहा है, इस बाण जैसे चीर से, बाण जैसे चीर रहा है। ऐसे आप देखें कि दुख क्रमशः बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो श्रृंगार का अनुभव आता है, वैसे ही दुख कितना और बेधक हो जाता है। तो तीव्रता बहुत अधिक दिखाई गई है, और कंट्रास्ट में जहां विरोधी पक्ष सामने होंगे वहां अनुभव और तीव्र हो जाता है। जायसी को इस बात की बड़ी गहरी समझ है। अच्छा, चौथे छंद में फागुन पवन झकोरे बहा। हाँ। अभी फागुन में पवन जो है किस तरह झकोरे लेकर बह रहा है, इसका क्या वर्णन? बिल्कुल, इससे पहले कि इसकी मूल बात की जाए, एक छोटी सी बात और कहें कि फागुन आ गया है। फागुन तो प्रेम की ऋतु ही है। हाँ। और जब वो प्रेम की ऋतु साक्षात आ गई तो उसका जो पश्चाताप का भाव है वो और बढ़ गया है। अच्छा। और जब पश्चाताप का भाव बढ़ता है तो उसमें आत्मग्लानि और आत्म उत्सर्ग कि आत्म बलिदान या उत्सर्ग ज्यादा सही शब्द है, तो आत्म उत्सर्ग की भावना भी तीव्र होती है। तो यहां हम देखते हैं प्रेम के साथ पश्चाताप, और पश्चाताप के साथ आत्मोत्सर्ग, इसकी भावना, यानी आत्मत्याग, आत्मग्लानि, इसकी भावना। तो यहां भी अनेक भावों का द्वंद्व उपस्थित है। ये इसकी खास बात है। इसमें भी जो अंतिम टुकड़ा है, इसमें उसकी सबसे मुख्य बात आई है, जौ पे पिय जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रातिहु दिवस यह मन मोरे, लागों कंत छार जो तोरे, यह तन जारों छार कहे, कहूं कि पवन उड़ाव, मक तेहि मारग होई परो, कंत धरे जह पाऊं। तो अब आप इसमें देखें कि प्रिय को अगर यही पसंद है, भावा माने भाव, पसंद होना। अच्छा। प्रिय को अगर यही पसंद है कि मैं इसी तरह जल जल के मरूं, तो मैं इसी तरह जल के मर जाना पसंद करूंगी, मैं उसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। अच्छा। और रातिहु दिवस यह मन मोरे, लागो कंत छार जो तोरे। तो मेरे मन में रात दिवस एक ही बात है कि मैं छार बन के भी तुम्हारे साथ जुड़ सकूं, तुम्हारे निकट जा सकूं। तो यही एक भाव है। तो आप देखें यहां अनन्यता कितनी है, प्रेम की अनन्यता माने अन्यता मतलब अन्य नहीं, सिर्फ एक। ये प्रेम की निशानी होती है। यहाँ वो अपने पराकाष्ठा पर है। इसीलिए वो कहती हैं, यह तन जारों छार कहे, कहो कहो कि पवन उड़ाओ जी। मैं अपने शरीर को जला के राख कर देना चाहती हूँ, राख हो जाए मेरा शरीर, और मैं पवन से कहूँ कि मुझे उड़ा लो, उड़ा ले चलो। और मक तेहि मार्ग होई परो, मक माने शायद, उसी मार्ग पर मुझे ले जाओ, शायद जिस मार्ग से कभी कंत यानी मेरा प्रेमी गुजरे, धरे जहां पाऊं, शायद उसी मार्ग में जा गिरूं जहां से कि मेरा प्रिय आता हो। हाँ, माने मैं उस मार्ग पर जा गिरूं, शायद जहां से मेरा पति, जहां मेरा पति पांव रखे, तो इस तरह मैं उसके पांव से राख बन के ही लिपट जाऊं। ये जो क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इतनी सुंदर व्याख्या इन छंदों की है। मुझे कई प्रश्न इसमें से उभर कर आ रहे हैं जो मैं लालच छोड़ नहीं पा रहा हूँ पूछने का। ये 12 मासा इसका नाम दिया गया है। अब ये 12 मासा क्या होता है? 12 मासा जो जायसी ने इसका नाम दिया है, क्या ये काव्य रूढ़ है या इसमें कुछ मर्म स्पर्शिता है? हाँ, बात सही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि काव्य रूढ़ी तो इसलिए नहीं है कि काव्य रूढ़ी तब होती है जब पहले से एक चीज चली आ रही है, हम उसका निर्वाह करते हैं। अच्छा। संस्कृत, इसके पहले संस्कृत काव्य है। संस्कृत काव्य में षड ऋतु वर्णन है। अच्छा। तो 6 ऋतुओं का वर्णन है, 12 मासा नहीं है। वहां ऋतु है, यहाँ मास है। अच्छा। तो महीनों का वर्णन है, इसलिए ये उससे अलग है। ये तो काव्य रूढ़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोक संस्कृति जहां से उन्होंने लिया है कथानक, वहां चौमासा है। अच्छा। चौमासा वो वर्षा के 4 महीने होते हैं और उनके साथ दुख का, विरह का वर्णन किया जाता है। अच्छा। लेकिन यहां पर 12 महीने में स्त्री के दुख का वर्णन किया गया है। अच्छा। तो पहली चीज तो यह है कि ये न चौमासा है, न षड ऋतु वर्णन है, ये 12 मासा है। और 12 महीनों में स्त्री के दुख का वर्णन किया गया है। ये इसकी मौलिकता है। और
इस रूप में ये काव्य रूढ़ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इसमें स्त्री का दुख अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस दुख के वर्णन के लिए एक नया काव्य रूप, एक नया काव्य विधान विकसित किया गया है, और ये हिंदी कविता ने विकसित किया है। ये हिंदी कविता का ही अपना हिंदी है। कविता का अपना है। जैसे कवित्त हिंदी का अपना छंद है, ऐसे ही 12 मासा उसका अपना काव्य रूप है। अच्छा, मेरे मन में ये भी आ रहा था कि क्या स्त्री के इस अकेलेपन को या स्त्री के इस दुख को दिखाते हुए कहीं मध्ययुगीन पुरुष की स्त्री के प्रति उपेक्षा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात आपने उठाई है जी। क्योंकि नागमती जिसका दुख है, और जिस दुख में वो अपने को अन्य प्राणियों से जोड़ती है, अपने इनमें नहीं और छंदों में अपने जैसे और दुखी मनुष्यों से भी जोड़ती है, और इस तरह दुख उसे दूसरे मनुष्यों से और मनुष्य के अलावा जो सृष्टि के और प्राणी है उनसे जोड़ता है। तो ये नागमती दुखी क्यों है? क्योंकि रत्नसेन पद्मावती के रूप का वर्णन सुन के पद्मावती के लिए तपस्या करने चले गए हैं और इसे छोड़ गए हैं। अच्छा, तो पुरुष के लिए तो रास्ता है कि वो नागमती को छोड़ के पद्मावती के पीछे चला जाए, लेकिन नागमती के लिए तो कोई और पुरुष नहीं है। यही संकट रामचरितमानस में भी आया था, जब कत विधि सृजी नारी जगमाही कहा गया था। तो आप देखें मध्य युग में पुरुष को अनेक स्त्रियों की तरफ जाते दिखाया जाता है, लेकिन स्त्री उसी पुरुष के लिए उसके जाने के बाद दुख, वेदना, अकेलापन सहती है, और वो कैसा होता है इसको पुरुष नहीं समझता, पुरुष की सत्ता नहीं समझती, इसे कवि समझता है हिंदी का, जो जैसी समझते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी साझा की और जो बातें उन्हें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी साथियों, अभी प्रोफेसर अजय तिवारी ने मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी कविताओं से संबंधित जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल उपयोगी और ज्ञानवर्धक है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को एक नया आयाम मिलता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।